Hello friends, welcome to our channel Chemistry Days. Today we will discuss about the chemical kinetics. इसका एक वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं जिसमें हमने बता दिया है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स की बात की थी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसी के साथ साथ हमने रेट ऑफ द रिएक्शन की भी बात की थी। आज बच्चों हम बात करेंगे उसी रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में ही, उसके कुछ आपके एग्जांपल्स बताएंगे, अपनी एनसीईआरटी के ही कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट वीडियो में रेट ऑफ द रिएक्शन की बात की थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं अपन। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक एग्जांपल जैसे अपन ले लेते हैं Hg प्लस Cl2 गिव्स आउट HgCl, ठीक है। इसका अपन क्या देना चाह रहे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन देना चाह रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी ना कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों। क्या करेंगे, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। तो कैसे निकालोगे, देखो रेट कैसे देंगे बच्चों इसकी, माइनस साइन आएगा ही आएगा, डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T, Cl2 के रिस्पेक्ट में माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देना चाहेंगे तो डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा T। अब यह माइनस क्यों आया या प्लस क्यों आया, ये अपन पहले बात कर चुके हैं, क्लियर। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखिए, अपन लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ HI। इसके रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डीकम्पोजिशन ऑफ HI is twice as compared to the formation of H2 and I2। रेट ऑफ द रिएक्शन में सबको इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, जब हम HI के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। कैसे लिखेंगे, देखो रेट कैसे लिखेंगे इसकी, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, बाकी एज इट इज डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में सिंपल डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, I2 के रिस्पेक्ट में डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T, सिंपल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। देखिए, हम ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ले लेते हैं। देखिए, N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3। वही हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले बैलेंस कर लो, इसको 2 से कर लें और यहाँ करेंगे 3, 3 2 6 हो गया 6, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमें, decomposition of the hydrogen is twice as compared to the decomposition of nitrogen, या हम कहें formation of ammonia is twice as compared to the decomposition of nitrogen। हमें क्या करना है, तीनों को इक्वल करना है। इक्वल करेंगे तो क्या होगा, जब हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, अमोनिया के रिस्पेक्ट में लिखने पर 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखो माइनस साइन, 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अमोनिया के रिस्पेक्ट में प्लस साइन आएगा, कैसे लिखोगे, 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, सिंपल। आगे समझ में, इसका
मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? कोई भी रिएक्शन है उसको सबसे पहले हम बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने के बाद फिर हम उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर? किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं अपन रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने के और इसको अच्छे से समझेंगे, हम आपके कुछ इंडेक्स क्वेश्चन कराते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हमें लिखना आता है तो इंडेक्स क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे। देखिए आप ही की बुक का इंडेक्स क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। आपका है 4.1, इसको तो रब कर देते हैं। देखो मैं 4.1 को रीड कर देती हूँ। हाँ जी, फॉर रिएक्शन आर रिएक्टेंट गिव्स आउट पी प्रोडक्ट, ठीक है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes, ठीक है? Calculate the average rate of the reaction using units of the time both in the minute and second. एवरेज रेट निकालनी है हमें। सबसे पहले तो बच्चों न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 25 मिनट्स में 0.03 मोल्स, ये क्या है? एम का मतलब मोलारिटी, ठीक है? एम से 0.02 एम हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ द रिएक्शन निकालनी है। सिंपल सी बात है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे? क्या आएगा यहाँ पर? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है? डेल्टा आर का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो रहा है? 0.03 से 0.02 होगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 0.01। R2 माइनस R1 होता है ना, तो माइनस का 0.01 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें 0.01। कितने टाइम में? 25 मिनट्स में, ठीक है? सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। अब बताओ इसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट पता है ना, मोल्स पर लीटर। क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर। और किस में आएगा? टाइम किस में है? मिनट्स में। तो क्या आएगा? मिनट इनवर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपको? मिनट एंड सेकंड्स दोनों में पूछा जा रहा है। सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लो इसको, 60 से डिवाइड कर दें अगेन। क्या करें आप इसको रेट के लिए? 4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 60 कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻6। किस में आएगी यूनिट? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं, आप ही के इंडेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं बुक का 4.2। इसको तो हम रब कर देते हैं। हाँ जी, 4.2 इंडेक्स क्वेश्चन क्या कहता है? इन ए रिएक्शन 2A gives out the product, ठीक है? The concentration of the A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 मिनट में डेल्टा टी कितना दे रखा है? 10 मिनट। 10 मिनट में आपके रिएक्टेंट कितना होता है? 0.5 मोल्स पर लीटर से 0.4 मोल्स पर लीटर हो जाता है। तो हमें रेट निकालनी है। हमें रेट के लिए फॉर्मूला लिखो सिंपल। देखो क्या आएगा? -1/2 दिख रहा है ना हमें यहाँ पर, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। जनरली बच्चों हम कहाँ गलती करते हैं? यही गलती कर देते हैं। सिंपल हम क्या कर देते हैं? रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हम फ्लो में कर देते हैं, जबकि रिएक्शन में हमें दिख रहा है डीकम्पोजिशन ऑफ द ए इज ट्वाइस एज कंपेयर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट पी। तो इसलिए हमें यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? अब तो बिल्कुल वही है जैसे हमने पहले किया था, सेम है। 1/2 डेल्टा ए कितना हुआ? 0.4 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा? माइनस का 0.1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 0.1 अपॉन डेल्टा टी कितना है? 10।
कैलकुलेट कर लो इसको, क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और किस में आएगा ये, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इसी को भी अगर सेकेंड इनवर्स में भी पूछा जाता तो 60 से डिवाइड कर देते। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी इनमें ऐसा नहीं है रेट ऑफ द रिएक्शन में। तो आई थिंक आपको रेट ऑफ द रिएक्शन क्लियर हो चुका होगा इतना सब कुछ करने के बाद। अब अपन अपना नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको तो हम रब कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अब, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रेट को चेंज कर देते हैं, जिनके चेंज होने से हमारी रिएक्शन की रेट भी चेंज हो जाती है, उनकी हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने रिएक्टेंट ही चेंज कर दिया तो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट्स के क्या होता है, नेचर ऑफ द बॉन्ड अलग अलग होता है, बॉन्ड एनर्जी सबकी अलग अलग हो जाएगी। तो रिएक्टेंट के चेंज होने से भी हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमने चेंज कर दिया, कम या ज़्यादा कर दिया, तो डेफिनेटली रेट ऑफ द रिएक्शन भी हमारी चेंज हो जाती है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, रेट लॉ में हम बात करेंगे। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट आता है हमारे पास सरफेस एरिया। हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि अगर हम रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया कैसे बढ़ा देते हैं, उसके पार्टिकल्स की साइज कम करके। अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी हमारी इंक्रीज हो चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर। देखो बेटा इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का इफेक्ट पहले तो आपके डिटेल में भी था आपके सिलेबस में, अब उसको डिटेल में हटा दिया है, तो आप इसको शॉर्ट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। टेम्परेचर के इफेक्ट में एक थंब रूल आता है कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन करीब करीब आपकी डबल या इससे ज्यादा हो जाती है। ये सीधा थंब रूल है। इसका सबसे पहले ये जो इफेक्ट था ये किसने समझाया था, आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। इसको अपन थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लें। देखिए आर्हेनियस साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो एक्टिव मॉलिक्यूल, दूसरे पैसिव मॉलिक्यूल। एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, वो मॉलिक्यूल जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, then these molecules are known as active molecules। और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको पैसिव मॉलिक्यूल कहेंगे। अब आप ये कहोगे कौन से एक्टिव हैं कौन से पैसिव हैं, तो कैसे उन्होंने डिफाइन किया, आपके जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। रिएक्शन के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम एक एनर्जी बैरियर कह सकते हैं या हम एक एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के पास उस एनर्जी बैरियर के बराबर या एक्टिवेशन एनर्जी जिसका नाम हमने दे दिया, उस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी है, देन दे कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इन मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए इनको हमने पैसिव मॉलिक्यूल्स कह दिया। क्लियर। अब किसी भी तरीके से अगर किसी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ा दी जाए जिससे उनकी एनर्जी क्या हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा,
पैसिव मॉलिक्यूल्स भी आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल्स में. इट मीन्स दे ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी. सिंपल सी बात है बच्चों. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो पैसिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है. और बढ़ के कितनी हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा हो जाएगी. तो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. इट मींस क्या हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ गई. आगे बात समझ में कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन हमारी बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि पैसिव मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द एक्टिव मॉलिक्यूल्स. या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर ये बात. तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाती है. आ गई बात समझ में सबको, ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर आता है कैटलिस्ट. देखो बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. पहले ये भी आपका काफी डिटेल में दिया था, लेकिन अब इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कैटलिस्ट को, द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं. क्या होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. हम ऑल्ट्रेशन नहीं बोलेंगे वर्ड. क्यों नहीं बोलेंगे, ऑल्ट्रेशन का मतलब तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कैटलिस्ट का मतलब सिर्फ वही होता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है. अगर रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज हो जाती है तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट नहीं बोल के हम उनको इनहिबिटर बोलते हैं. ठीक है. तो कैटलिस्ट वर्ड क्या यूज किया जाता है, ऐसे सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट चेंज इटसेल्फ. क्लियर. अब हम बात करते हैं, इसको भी शॉर्ट में समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या करते हैं कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर देते हैं या रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देते हैं. इसको हम सिंपल इस तरह से समझने की कोशिश करें कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन क्या करता है, एक डिफरेंट पाथवे यूज करता है. बात समझ आ रही है. पहले मान लीजिए आपका रिएक्टेंट आर है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी एक पाथवे यूज करा जा रहा है. अगर हमने कैटलिस्ट मिक्स कर दिया तो क्या होगा, हम वो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने के लिए एक सेकेंडरी पाथ, एक डिफरेंट पाथवे यूज किया जाएगा. अब वो जो सेकेंडरी पाथवे है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, पहले के कंपैरिजन में कम होगी. जब कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी. तो कैटलिस्ट के इंट्रोड्यूस करने से या कैटलिस्ट हमारी रिएक्शन में डालने से रेट ऑफ द रिएक्शन बच्चों क्यों बढ़ी, इसलिए बढ़ी क्योंकि हमारे रिएक्शन ने एक डिफरेंट पाथवे यूज किया जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई. क्लियर. सारे फैक्टर्स आपके समझ में आ गए अच्छे से कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन भी चेंज हो जाती है. ठीक है बच्चों. तो बेटा आज के लिए इतना ही. आज हमने क्या बात कर ली, रेट ऑफ द रिएक्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, हमने आज उसके कुछ एग्जांपल्स बात कर लिए. ठीक है. इंडेक्स क्वेश्चंस की बात कर ली और हमारे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करते हैं, इसकी हमने बात कर ली. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेट लॉ की, जिसमें हमने कहा था ना डिपेंडेंसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे चेंज होती है, क्या होता है, वो सब अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तो बच्चों आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा. अगर ये लाइव पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.